9 स्टार हेगेमोन बोरियाट्स अध्याय 7161 स्वयंसेवा युद्धपोत एक विशालकाय जानवर की तरह आकाश में उड़ रहा था। उससे निकलने वाले दिव्य सामंती दबाव से आकाश कांप उठा और गरज उठा। कुछ ही दिनों में मियाओ यिन ने लॉन्चेन और उसके काम करने के तरीके को काफी गहराई से समझ लिया था। वह जानती थी कि उसका लक्ष्य अकादमी के सभी दुश्मनों को डराना था। हालांकि लॉन्चेन में बैंगनी रक्त, ड्रैगन रक्त और ज्यूरी रक्त था और वो 9 सितारा उत्तराधिकारी भी था। अंततः पहली अकादमी ही उसका घर थी। दुश्मन उसके दरवाजे तक आ गए थे तो भला वो क्रोधित क्यों न होता। लॉन्चेन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला था, एक ऐसा आतंक फैलाने वाला कदम जो उसे बाद में से छोटी लड़ाइयों से बचाएगा। अकादमी के बारे में सोचने की हिम्मत करने वाले सभी लोग डर जाएंगे। निश्चित रूप से इसके लिए नरसंहार से कम कुछ भी पर्याप्त नहीं था। उसे अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को मारना था, लेकिन अगर वो सफल हो जाता तो बाकी सभी शाखा अकादमियों को भी फायदा होता। जो भी उन्हें निशाना बनाने की हिम्मत करता उसे अंजाम के बारे में दोबारा सोचना पड़ता। क्या वे उसके प्रकोप को झेल पाते? इसलिए मियाओ यिन ने अपना ये छुपा हुआ तुरुप का पत्ता भी निकाल लिया था। युद्धपोत की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करने के लिए वह अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर रही थी। ये युद्धपोत बिल्कुल वैसा ही था जैसा दिखता था, आदिम अराजकता युग का एक प्राचीन अवशेष। इसके कुछ चिन्ह क्षतिग्रस्त हो गए थे जिससे इसकी शक्ति कम हो गई थी, लेकिन उस युग में इस तरह का युद्धपोत अनगिनत लोगों को डराने के लिए काफी होता। दुर्भाग्य से इस तरह के युद्धपोत को सक्रिय करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं थी। यह एक पैसा लुटाने वाली मशीन थी। मियाओ यिन ने इतने सालों तक बचत की थी, लेकिन अब उसने अपना दिल कठोर कर लिया था और ठान लिया था। वह लॉन्चेन के साथ जमकर लड़ने वाली थी। उसका अद्वितीय दबंग अंदाज कुछ ऐसा था जिसे वह अपनाना चाहती थी। वह वही थी जो वह बनना चाहती थी। 9 आकाशों पर नीचे देखने के उस एहसास ने उसे वास्तविक प्रभुत्व का अर्थ समझाया। अकादमी के शिष्य युद्धपोत के शीर्ष पर खड़े थे। कठोर और घातक वातावरण ने उनके रक्त में आग लगा दी थी और वे सबसे आगे खड़े व्यक्ति को तीव्र निगाहों से देख रहे थे। अब उन्हें एहसास हुआ कि लॉन्चेन के बिना अकादमी कितनी अलग थी। अतीत में उन्हें लगता था कि अकादमी ने लॉन्चेन को केवल उसके लाभ के लिए एक उज्ज्वल आभा प्रदान की थी, लेकिन अब वे जानते थे कि लॉन्चेन ही प्रथम अकादमी की सच्ची आत्मा थे। मियाओ यिन और जियान उनके बगल में खड़ी थीं। वे अपने सामने से गुजरते दृश्यों को देख रही थीं। मियाओ यिन ने कहा, युवक गुरु, हम पहले कहाँ रुकेंगे? यदि आप चाहें तो हम और तेज जा सकते हैं। हमारा पहला पड़ाव अमर आरोहण द्वार है। ये गति ठीक है। यदि हम बहुत तेज गए तो उन्हें अतिरिक्त सेना जुटाने का समय नहीं मिलेगा। लॉन्चेन ने उत्तर दिया। यद्यपि उन्होंने ये शांत भाव से कहा, लेकिन उनके शब्दों में अटूट आत्मविश्वास था और उन्हें सुनकर अकादमी के शिष्यों ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच लीं। उस समय उनके दुश्मनों ने न जाने कब से कई गुटों को इकट्ठा करके पहली अकादमी पर हमला करने की योजना बनाई थी। लॉन्चेन अपने कार्यों से सबको ये बता रहा था कि उनकी सारी साजिशें और योजनाएं महज एक मजाक थीं। वे चालाक बूढ़े लोग अपना सारा समय साजिश रचने में ही बिताते थे क्योंकि उन्हें कभी शक्तिशाली होने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये युवा शिष्य उगते सूरज की तरह थे। उनमें असीमित क्षमता थी। अगर वे अपनी क्षमता को निखारने के बजाय साजिश रचने में समय बिताते तो वे हमेशा के लिए मूर्ख बन जाते। अनगिनत मौतों के बाद अकादमी के शिष्यों ने यह और कई अन्य बातें समझ ली थीं। अपने पुराने दिनों को याद करके उन्हें खुद को थप्पड़ मारने का मन करता था। युवा गुरु, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे सलाह ले सकती हूँ? मियाओ यिन ने अचानक कहा। तुम उस जिद्दी बूढ़े के बारे में पूछना चाहती हो जिसकी मैंने आलोचना की थी? लॉन्चेन थोड़ा मुस्कुराया। मियाओ यिन ने सिर हिलाया। उसे यह अजीब लगा कि लॉन्चेन अपने निर्णायक स्वभाव के बावजूद ऐसे व्यक्ति को उच्च पद पर बने रहने की अनुमति कैसे दे सकता है। लॉन्चेन ने मियाओ यिन की ओर देखा। मैंने यिन और यांग के पूरक होने के सिद्धांत के आधार पर ऐसा किया। यदि किसी गुट को विकास करना है तो वो केवल एक व्यक्ति पर आधारित नहीं हो सकता। कई स्तंभों का एक साथ काम करना आवश्यक है। उन्हें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे को नियंत्रित भी करना चाहिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरा स्वभाव बहुत उग्र है। यदि मेरे अधीन सभी लोग ऐसे ही होते तो पहली अकादमी बिना ब्रेक वाले रथ की तरह पहाड़ी से नीचे लुढ़कती हुई होती। ये तब तक तेज होती जाती जब तक कि नियंत्रण से बाहर न हो जाती। इसलिए एक अच्छे नेता को ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो उसका समर्थन भी करें और उसे नियंत्रित भी करें। एक व्यक्ति के विकास के विपरीत एक बड़े समूह को गति के बजाय स्थिरता की आवश्यकता होती है। उस बड़े व्यक्ति की बातें गलत नहीं थी, लेकिन उनका समय सही नहीं था। इसके अलावा कुछ अवसर एक बार हाथ से निकल जाने पर दोबारा नहीं मिलते। लेकिन भले ही मैं उन्हें पसंद नहीं करता, अकादमी को उनकी जरूरत है। अकादमी एक विशालकाय व्यक्ति की तरह है जिसके पैर एक रूढ़िवादी और एक प्रगतिशील गुट है। उन्हें संतुलन बनाए रखना होगा, अन्यथा ठोकर लगना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप स्थिर खड़े रहेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। अकादमी के शिष्य लॉन्चेन के भाषण से काफी चौंक गए, खासकर झाओ युए, डू शिन्हे, ये क्यों और अन्य। वे सभी डीन पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य थे। साथ ही वे जानते थे कि लॉन्चेन अकादमी में हमेशा के लिए नहीं रह सकते और अगर कोई योग्य व्यक्ति यह पद संभालने की इच्छा व्यक्त करता है तो लॉन्चेन तुरंत उन्हें ये पद सौंप देंगे। उन्होंने सोचा था कि डीन बनने के बाद वे अपने अपने गुणों के आधार पर अकादमी को एक नए मार्ग पर ले जा सकते हैं। लेकिन ये सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि इतनी बड़ी सेना की देखरेख करना उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था, और वास्तव में इसे विकास की ओर ले जाना एक बिल्कुल अलग चुनौती थी। इसकी तुलना में अपनी साधना शक्ति बढ़ाना तो बच्चों का खेल था। ये सोचकर वे लॉन्चेन के सामने खुद को भोला भला महसूस कर रही थी। मियाओ यिन भी हैरान थी। हालांकि उसे अपनी सेना की देखरेख और उसे विकसित करने का कुछ अनुभव था, फिर भी उसे लॉन्चेन के सामने अपनी कमी महसूस हो रही थी। जिस बात ने उसे विशेष रूप से प्रभावित किया वो ये थी कि लॉन्चेन सचमुच योजना बनाने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता था। वह अपना अधिकांश ध्यान साधना पर केंद्रित करता था। दूसरे शब्दों में वो इस संबंध में ज्यादा समय नहीं बिताता था, फिर भी उसे इसमें गहरी समझ थी। ऐसी चीज को केवल प्रतिभा कहना उचित नहीं था। नहीं, उसे तो एक असाधारण प्रतिभा की श्रेणी में ही रखा जा सकता था। युवा स्वामी, क्या आप मुझे इस बार आक्रमण का नेतृत्व करने देंगे? मियाओ यिन ने अपनी आंखों में उत्साह और आशा भरी नजर से पूछा। अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मियाओ यिन ने कई बार कल्पना की थी कि इस तरह की लड़ाइयां कैसी होंगी, फिर भी उसे कभी ऐसा करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन अब उसका मौका आ गया था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। लॉन्चेन ने मियाओ यिन को देखा। पहले तो वो मना करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में वह भाव देखकर उसका दिल पिघल गया। वो खुद को रोक नहीं पाया और बोला, तुम्हें इस लड़ाई का उद्देश्य समझना चाहिए। उसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट था। वह जीतना नहीं चाहता था, बल्कि सभी विरोधियों को कुचलना चाहता था। अगर वह अपना दिल कठोर नहीं कर सकती और निर्दयी नहीं बन सकती तो उसका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। यह कोई खेल नहीं था। मैं कर सकती हूँ, मियाओ यिन ने कसम खाई। लॉन्चेन ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कसम खाती हूँ, युवा स्वामी। मियाओ यिन इतनी उत्साहित थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। युद्धपोत आगे बढ़ता रहा। 3 दिन बाद वे एक विशाल द्वार के सामने पहुंचे और नीचे उन्होंने इतनी विशाल सेना देखी कि उनकी गिनती भी संभव नहीं थी। मियाओ यिन आगे बढ़ी और हवा में अपने वस्त्र लहराने लगी। उनकी बर्फीली आवाज हवा में गूंज उठी। जीन लॉन्चेन के आदेशानुसार हम आज अमर आरोहण द्वार को ध्वस्त कर देंगे। 3 गिनने के बाद अमर आरोहण द्वार के अंदर बचे हुए सभी लोगों का वध कर दिया जाएगा। जैसे ही उसने गिनती पूरी की, युद्धपोत द्वार पर पहुंच गया। मियाओ यिन ने सचमुच दूसरे पक्ष को जवाब देने का कोई मौका नहीं दिया।
विशाल युद्धपोत अमर आरोहण द्वार की बाधा से टकरा गया। पूरी शक्ति से खड़ी बाधा अंडे के छिलके की तरह चकनाचूर हो गई। युद्धपोत सीधे अंदर घुस गया और म्याऊयिन की आवाज एक बार फिर गूंजी। शिष्य उमड़ पड़े। नरसिंहा की गर्जना हवा में गूंज उठी। नौसितारा हेगेमोन बोडियाट्स अध्याय 7162 उनकी तीक्ष्णता का खुलासा। एक बूढ़ा व्यक्ति अमर आरोहण द्वार के सामने खड़ा था। वह दूसरा उपमास्टर था। वह हत्या के इरादे से भरा हुआ था और ठंडे निगाहों से अकादमी के शिष्यों को अपनी ओर आते हुए देख रहा था। अमर आरोहण द्वार की संयुक्त सेना पहली अकादमी में ही नष्ट हो गई थी। अमर इस घटना से एसेंशन गेट में अफरा तफरी मच गई। हालांकि उन्होंने केवल अपने साधारण शिष्यों को ही भेजा था ताकि इस युद्ध को उनके लिए एक परीक्षा के रूप में इस्तेमाल करके उनमें से प्रतिभाशाली लोगों को चुना जा सके, लेकिन इतने सारे शिष्यों का मर जाना और एक भी वापस न लौटना उनके लिए एक बड़ा नुकसान था। अमर एसेंशन गेट ने गुप्त रूप से स्वर्ग के पीर दाव संप्रदाय से इस बारे में पूछताछ की और अन्य प्रमुख सेनाओं को भी इस पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा किया। हालांकि स्वर्ग के पीर दाव संप्रदाय का गुप्त रूप से उनके हमले में हाथ था, लेकिन आधिकारिक नेता अमर एसेंशन गेट था। उनकी संयुक्त सेना के पूरी तरह नष्ट हो जाने का मतलब था कि अमर एसेंशन गेट को उन्हें स्पष्टीकरण देना ही था। मरे हुए लोग वापस जीवित नहीं हो सकते, इसलिए उनका बदला लेना जरूरी था। इसके अलावा इन सेनाओं को प्रथम अकादमी के कर्मों का लाभ भी उठाना था, अन्यथा उनमें से किसी के लिए भी 9 स्वर्गों के शीर्ष पर पहुंचना मुश्किल हो जाता। हालांकि उच्च आकाश अकादमी का एक भयानक संरक्षक था, युद्ध देवता महल का स्वामी। वह अकेला ही उन्हें डराकर निष्क्रिय करने के लिए काफी था, इसलिए उनकी योजना स्वर्ग के सर्वोच्च दाव संप्रदाय से किसी को महल के स्वामी से निपटने के लिए भेजने की थी। साथ ही इससे स्वर्ग के सर्वोच्च दाव संप्रदाय को भी उनके स्तर पर लाया जा सकेगा। ऐसा नहीं था कि वे स्वर्ग के सर्वोच्च दाव संप्रदाय को यूं ही बैठे रहने और कोई काम न करने दे सकते थे। हालांकि जैसे ही सभी अकादमी पर अपने दूसरे हमले की योजना बना रहे थे, उनके जासूसों ने खबर भेजी कि लॉन्चेन अकादमी के कुलीन शिष्यों का नेतृत्व करते हुए बाहर निकला है। उसने ये भी कहा कि वह पहली अकादमी पर हमले में शामिल सभी बलों को नष्ट कर देगा। इस खबर ने उन सभी को क्रोधित कर दिया। आखिरकार उनके सभी शिष्य तो वही थे जिन्होंने उन्हें खो दिया था। वे पहली अकादमी पर हमले की योजना बना रहे थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उच्च आकाश अकादमी ने हमले की पहल कर दी। उच्च आकाश अकादमी के लोग स्पष्ट रूप से उन्हें नीचा दिखा रहे थे। इसके अलावा उनके पास मौजूद जानकारी के अनुसार लॉन्चेन केवल युवा शिष्यों को ही साथ लाया था। शिष्य वह दिव्य सम्राटों को साथ नहीं लाया था और न ही उसके साथ वह भयानक महल का स्वामी था। वे समझ गए थे कि उच्च आकाश अकादमी क्या योजना बना रही है। ऐसा प्रतीत होता था कि वे इसे युवा पीढ़ी के बीच संघर्ष बनाना चाहते थे। जब तक कोई भी ऐसा विशेषज्ञ प्रकट नहीं होता जिसने स्वर्गीय सम्राट स्तर को छुआ हो, महल का स्वामी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ से इस स्तर के विशेषज्ञों को जुटाने का साहस हुआ तो महल का स्वामी चुपचाप नहीं बैठेगा। उपद्वारपाल ने हाथ हिलाकर चिल्लाया, कुछ मिलियन शिष्य अमर आरोहण द्वार पर हमला करने का साहस करते हैं। लॉन्चेन, तुम बहुत घमंडी हो। आज मैं वादा करता हूँ कि तुम जिंदा नहीं बचोगे। उन सबको मार डालो। जवाब में जोरदार गर्जना गूंजी। प्रमुख बलों के कुलीन शिष्य तेजी से बाहर निकले। अकादमी के शिष्य युद्धपोत से ऐसे निकले मानो कोई विशाल झरना किसी प्रचंड नदी को जन्म दे रहा हो। लेकिन अमर आरोहण द्वार की नई संयुक्त सेना समुद्र से उठती विशाल सुनामी की तरह थी। अकादमी के शिष्य पल भर में उनकी भीड़ में डूब गए। अमर आरोहण द्वार को हमले की खबर पहले ही मिल गई थी और उन्होंने स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाया था कि वे पहला निशाना होंगे, इसलिए उन्होंने पर्याप्त तैयारी कर रखी थी। अन्य प्रमुख बलों ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और अपनी सेनाएं यहाँ भेज दी थी। यह अंतिम युद्ध होगा, गौरव का युद्ध और अस्तित्व का युद्ध। लॉन्चेन के कार्यों ने अनगिनत लोगों को झकझोर दिया था। अमर आरोहण द्वार के अलावा किसी को नहीं पता था कि आसपास कितने लोग झुककर देख रहे थे। यदि अमर आरोहण द्वार जीत जाता तो वे पहली अकादमी के कर्मों का लाभ उठा सकते थे, लेकिन यदि वे हार जाते तो उनकी सेना का सफाया हो जाता। भले ही लॉन्चेन वादे के मुताबिक उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए, जिस पर वे हार मानेंगे वे अपने प्रतिद्वंदियों का शिकार बन जाएंगे। दोनों तरफ के शिष्यों की गर्जना गूंज उठी। उनके संप्रदाय के वरिष्ठों ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि यह युद्ध कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि ये देखकर कि हाई फर्मेंट अकादमी ने 10 मिलियन से भी कम सैनिकों के साथ उन पर हमला करने की हिम्मत की, उन्हें लगा कि उच्च अधिकारी बेवजह चिंतित हैं। आखिरकार गठबंधन सेना करोड़ों सैनिकों से बनी थी और उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। इसके अलावा उच्च अधिकारियों ने उन्हें मारे गए प्रत्येक शिष्य के लिए भारी इनाम का वादा किया था। इस प्रकार दूसरी तरफ की दयनीय संख्या को देखते हुए कुछ शिष्य को छटाई करने के लिए इतने बेताब थे कि वे अग्रिम पंक्ति में पहुंचने के लिए भाग दौड़ करने लगे। अगर वे देर कर देते तो उन्हें एक भी पैसा नहीं मिलता। अकादमी के शिष्यों से निपटने में उन्हें कितनी परेशानी होगी, यह विचार उनके मन में कभी आया ही नहीं। उनकी नजरों में वे हारे हुए लोग मात्र संसाधनों का ढेर थे। जैसे ही दोनों पक्ष भिड़े, खून की धुंध आसमान में छा गई। अकादमी के शिष्य ऐसे थे मानो कोई नुकीला भला टोफू के टुकड़े को भेद रहा हो। गठबंधन सेना जरा भी प्रतिरोध नहीं कर सकी। झाओ यू सबसे आगे थी। वह अपनी तलवार के साथ एकरूप थी। उसकी तलवार की रोशनी ने दुश्मनों के झुंडों को काट डाला। यहाँ तक कि दिव्य संप्रभु नियम की वस्तुएं भी टोफू की तरह टुकड़ों में कट गईं। ये देखकर लॉन्चेन ने हल्का सा सिर हिलाया। झाओ यू काफी बुद्धिमान थी। उसके याद दिलाने के बाद उसने अपने अतीत से नाता तोड़ते हुए अपनी तलवार की कमियों को समझ लिया था। उन कमियों को दूर करके वह अब एक सच्ची दिव्य तलवार बन गई थी जिसका भविष्य अपार था। प्रथम अकादमी के योद्धाओं, अपने शत्रुओं का वध करो। उनके रक्त से पिछली लड़ाई में अकादमी के अपमान को धो डालो। उनकी आत्माओं से उन वीर आत्माओं को विदाई दो जिन्होंने अकादमी के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। उनकी मृत्यु से उन नीच लोगों को संदेश दो जो उच्च आकाश अकादमी के कर्म भाग्य पर बुरी नजर रखे हुए हैं कि जो कोई भी तुम्हारे घर का अपमान करेगा उसे अपने पापों का प्रायश्चित रक्त से करना होगा। मियाओयिन की आवाज युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। हालांकि यह हमेशा की तरह मधुर थी, लेकिन हर शब्द में घातक इरादा झलक रहा था। उनकी आवाज ने अकादमी के शिष्यों की पिछली लड़ाई की दर्दनाक यादों को ताजा कर दिया। वे उस समय को याद करने लगे जब वे शक्तिशाली शत्रुओं से घिरे हुए थे। उन्हें उन लोगों के तिरस्कारपूर्ण भाव याद आए, मानो शिष्य चींटियां हों जिन्हें वे कुचलने वाले हों। वह अपमान क्रोध में बदल गया, वह क्रोध दहाड़ों में बदल गया और इन दहाड़ों ने आकाश को हिला दिया। पहले तो वे थोड़े घबराए हुए थे। आखिरकार वे अब 7 रत्न क्षेत्र में नहीं थे। इतनी बड़ी संख्या में मौजूद सेना के सामने निडर रहना मुश्किल था। लेकिन मियाओयिन की आवाज उनके युद्ध के ढोल की तरह थी। वह उनके दिलों को छूने में सक्षम थी और उनकी नकारात्मक भावनाएं तुरंत दूर हो गईं। वे अपनी सर्वोत्तम युद्ध अवस्था में आ गए। 8 मिलियन शिष्य एक होकर काम कर रहे थे, अपने शत्रुओं को ऐसे चीर रहे थे जैसे कोई विशालकाय अजगर समुद्र को चीरता हुआ निकलता है। हवा में मांस और खून भर गया था क्योंकि उनके रास्ते में आने वाला हर एक व्यक्ति बस गायब हो रहा था। चकनाचूर, अमर आरोहण द्वार, पाताल लोक, भूतद्वार, शैतान शव संप्रदाय और अन्य सेनाओं के विशेषज्ञ इस दृश्य को देखकर पूरी तरह विश्वास में थे। उन्होंने कभी इतना भयंकर समूह नहीं देखा था। अकादमी का हर एक शिष्य नरक से सीधे निकले शैतान की तरह था। उनके हमले अविश्वसनीय रूप से तीखे थे। इस स्तर की पूर्णता प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितने विशेषज्ञों को मारा होगा। क्या दुनिया में इतने लोग हैं कि इस तरह मार सके। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन शिष्यों ने सिर्फ 3 दिनों में लाखों दुश्मनों को मार डाला था और हजारों बार खुद मरे थे। उनकी सेनाओं के सबसे कुलीन शिष्यों के पास भी इस तरह का भयानक युद्ध अनुभव नहीं था।
वास्तव में वरिष्ठों के पास भी नहीं था। उनके किनारों पर हमला करो, उन्हें बीच से काट डालो। पहले ही संघर्ष में 10 लाख से अधिक शिष्य मारे गए। इस भारी संख्या में हुई मौतों को देखकर द्वारपाल का चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत कमान संभाल ली, कहीं ऐसा न हो कि कुछ करने से पहले ही वे नष्ट हो जाएं। लेकिन जैसे ही गठबंधन सेना के कुलीन शिष्य उनके किनारे पर एकत्रित हुए, अकादमी के शिष्यों ने अपनी संरचना बदल ली। शत्रु सेना के उच्च अधिकारियों के चेहरे एक बार फिर पूरी तरह बदल गए।